लद्दाख की सर्दियां किसी दूसरी दुनिया के मौसम की तरह क्रूर और लंबी थीं। बर्फीली हवाएं बैरक की पुरानी खिड़कियों को लगातार हिला रही थीं और रात भर की बर्फबारी ने पूरी दुनिया को सफेद चादर से ढककर एक अलग थलग द्वीप में बदल दिया था। सिपाही रोहन शर्मा के लिए, जिसे अपनी यूनिट में आए अभी 1 महीना ही हुआ था, यहाँ की सर्दियां एक अंतहीन सुरंग की तरह निराशाजनक महसूस हो रही थीं। रोहन सेना के माहौल में फिट नहीं बैठने वाला नौजवान था। गोरी त्वचा, पतला चेहरा, किताबें पढ़ने का शौकीन और शांत स्वभाव। अगर वह नागरिक जीवन में होता तो शायद वह अपना ज्यादातर समय किसी पुस्तकालय या कैफे में बिताता। वह एक नरम दिल नौजवान था। उसके लिए सेना की कठोर और पदानुक्रमित संस्कृति हर दिन एक कठिन चुनौती थी। सुबह की परेड में गगनभेदी जयकार, कठिन प्रशिक्षण के बाद पसीने और धूल से लथपथ हो जाना और सीनियर्स की तीखी नजरें, सब कुछ उसके लिए अजीब और डरावना था। लेकिन रोहन के पास इस ठंडी और अपरिचित जगह पर टिके रहने के लिए एक उम्मीद की किरण थी। वह थी उसकी प्रेमिका अदिति सिंह। हर शाम रोल कॉल के बाद मिलने वाले छोटे से समय में रोहन ठंडे गलियारे में भागकर पब्लिक टेलीफोन का रिसीवर उठाता और एक परिचित नंबर डायल करता। रिसीवर के दूसरी तरफ से आती अदिति की गर्मजोशी भरी आवाज उसके जमे हुए दिल को पिघलाने वाली एकमात्र चीज थी। वह पूछती थी कि उसका दिन कैसा रहा, क्या ट्रेनिंग मुश्किल थी, क्या उसने ठीक से खाना खाया, जैसे वह किसी छोटे बच्चे से बात कर रही हो। वह 10 मिनट की छोटी सी बातचीत ही रोहन को अगला दिन गुजारने की ताकत देती थी। सप्ताहांत पर अदिति के भेजे हुए पत्र आते थे। उसकी साफ सुथरी लिखावट से भरे पत्रों में नागरिक जीवन की छोटी छोटी कहानियां, उसके लिए उसकी यादें और कभी न बदलने वाले प्यार के वादे होते थे। रोहन उन पत्रों को बार बार पढ़ता और यह महसूस करता कि जैसे अदिति उसके पास ही है। फिर वह अपना पुराना बटुआ खोलकर उसमें सहेज कर रखी उसकी तस्वीर को देखता। उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखकर उसे उम्मीद मिलती कि यह मुश्किल समय भी एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर एक दोपहर की बात है। ट्रेनिंग खत्म करके बैरक में लौटने के बाद जब वह पसीने से भीगी अपनी वर्दी को ठीक कर रहा था तो उसकी तस्वीर बटुए से गिर गई। ठीक उसी समय बैरक का सबसे दबंग और सभी नए सिपाहियों के लिए खौफ का दूसरा नाम हवलदार भैरों सिंह अपने साथियों के साथ बैरक में दाखिल हो रहा था। भैरों सिंह पूरी यूनिट में अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसका दृढ़ विश्वास था कि सेना ही असली मर्द बनाती है और वह विशेष रूप से रोहन जैसे नरम दिखने वाले नए रंगरूटों से नफरत करता था। वह कमजोरों को कुचलकर अपनी ताकत साबित करने वाला एक नीच और क्रूर आदमी था। जमीन पर गिरी तस्वीर पर भैरों सिंह के एक साथी की नजर पड़ी। अरे भैरों, ये देखो, लगता है सिपाही रोहन की गर्लफ्रेंड की तस्वीर है। क्या कमाल की खूबसूरत है। ये सुनते ही बैरक में मौजूद सभी सैनिकों की निगाहें उस तस्वीर पर टिक गईं। भैरों सिंह ने जमीन पर पड़ी तस्वीर को बेरुखी से उठाया। तस्वीर में अदिति एक क्रीम रंग की ड्रेस पहने धूप वाली खिड़की के पास एक कैफे में बैठी थी। उसकी उज्जवल मुस्कान, साफ आंखें और बौद्धिक आभा, कोई भी देखकर कह सकता था कि वह कोई साधारण महिला नहीं बल्कि उसमें कुछ खास और महान गरिमा थी। बैरक में धीमी प्रशंसा और फुसफुसाहट फैल गई। वाह, सच में बहुत सुंदर है। कोई एक्ट्रेस है क्या? रोहन की तो किस्मत खुल गई। लेकिन भैरों सिंह की प्रतिक्रिया अलग थी। उसके चेहरे पर प्रशंसा के बजाय स्पष्ट ईर्ष्या और घृणा से भरी एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसने तस्वीर और रोहन के चेहरे को बारी बारी से देखा, फिर सभी सैनिकों को सुनाते हुए ऊंची आवाज में ताना मारना शुरू कर दिया। वाह, यह तो बहुत मजेदार है। इस मरियल से लड़के की इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है। उसके शब्दों से बैरक का माहौल तुरंत ठंडा पड़ गया। भैरों सिंह रोहन के सामने आया। उसने तस्वीर को रोहन की आंखों के सामने हिलाते हुए अपमानजनक शब्द कहना जारी रखा। रोहन, सच सच बता, ये लड़की सच में तेरी गर्लफ्रेंड है या कहीं से सिर्फ तस्वीर उठा लाया है? रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा जैसे उसकी सबसे कीमती चीज को सबसे गंदे हाथों से कुचला जा रहा है और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। मेरी गर्लफ्रेंड है हवलदार साहब, उसने कांपती आवाज में जवाब दिया। गर्लफ्रेंड? हा हा हा, मजाक मत कर बे। तेरे जैसे लड़के को ऐसी लड़की कैसे मिल सकती है? कहीं वो तेरे पैसे देखकर तो तेरे साथ नहीं है, जिसे कहते हैं गोल्ड डिगर, वैसी कुछ? गोल्ड डिगर शब्द सुनकर रोहन की आंखों में गुस्सा भड़क उठा।
लेकिन वह अपनी मुट्ठियां भींचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सामने वाला उसका सीनियर था और यह सेना थी जहां ताकत का कानून चलता था। उसकी चुप्पी को एक अपमानजनक स्वीकृति के रूप में देखा गया। भैरों सिंह और भी अहंकारी हो गया। उसने तस्वीर को दूसरे सैनिकों की ओर फेंकते हुए अश्लील टिप्पणियां शुरू कर दी। यार, तुम लोग भी देखो, ऐसी शक्ल सूरत तो दिल्ली के किसी महंगे क्लब में भी टॉप की होगी, है ना? उसकी बात पर कुछ सैनिक अश्लील हौंसी हौंस पड़े, लेकिन ज्यादातर सैनिक असहज होकर नजरें झुकाए खड़े रहे। रोहन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने हिम्मत जुटाकर भैरों सिंह का सामना किया। हवलदार साहब, बस कीजिए, कृपया मेरी गर्लफ्रेंड का अपमान मत कीजिए। उसके छोटे से प्रतिरोध पर भैरों सिंह का चेहरा ठंडा पड़ गया। बैरक में सन्नाटा छा गया। क्या ये साला अब मुझे सिखाएगा? भैरों सिंह ने रोहन का कॉलर जोर से पकड़ लिया। तेरी औकात क्या है जो मुझे हुक्म दे रहा है? तू बहुत बड़ा 30 मार खां है क्या? तेरी गर्लफ्रेंड बहुत बड़ी चीज है। रोहन डर से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हिम्मत थी। कृपया बस कीजिए। उसकी आंखों में कुछ पढ़कर भैरों सिंह ने एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ उसका कॉलर छोड़ दिया। फिर उसने जमीन पर गिरी तस्वीर को अपने फौजी बूट से कुचल दिया। ठीक है, बस एक मजाक ही तो था। इतना गंभीर क्यों हो रहा है? वैसे तेरी गर्लफ्रेंड का चेहरा देख लिया। अगली बार जब मिलने आए तो मुझसे भी मिलवाना। मुझे खुद देखना है कि आखिर वो कैसी औरत है। यह कहकर भैरों सिंह अपने साथियों के साथ बैरक से बाहर निकल गया। बैरक में भारी खामोशी छा गई। रोहन ने कांपते हाथों से जमीन पर पड़ी तस्वीर उठाई। उस पर गंदे बूट का निशान साफ दिख रहा। हाँ, उसकी सबसे कीमती चीज इस तरह अपमानित हो गई थी। उसकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। संघर्ष का बीज बोया जा चुका था। यह सिर्फ ईर्ष्या और उत्पीड़न से कहीं बढ़कर था। यह किसी के शुद्ध प्रेम और सम्मान को कुचलने की एक गंदी और घिनौनी हिंसा की शुरुआत थी। और यह हिंसा जल्द ही एक ऐसे विशाल क्रोध के तूफान को जन्म देने वाली थी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जिस समय रोहन बैरक के कोने में अपमान से कांप रहा था, सैकड़ों किलोमीटर दूर नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के एक भूमिगत बंकर में एक बिल्कुल अलग तरह का तनाव था। एक विशाल स्क्रीन पर भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास की सैन्य गतिविधियों को वास्तविक समय में दिखाया जा रहा था और सितारे लगे जनरल और वरिष्ठ अधिकारी चुपचाप एक बैठक कर रहे थे। उस गंभीर और भारी माहौल वाली बैठक का नेतृत्व आश्चर्यजनक रूप से 30 साल की एक युवा महिला कर रही थी। उसका नाम था अदिति सिंह। उसके कंधों पर भारतीय सेना के कर्नल का रैंक चमक रहा था। वह भारतीय सेना के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला कर्नल थी और पूरी सेना द्वारा मान्यता प्राप्त सर्वश्रेष्ठ रणनीतिक विश्लेषक थी। वर्तमान में अरब सागर में देखी गई अज्ञात पनडुब्बी के घुसपैठ के 3 संभावित मार्ग हैं। अदिति ने बिना किसी कंपन के अपनी आवाज में स्क्रीन पर प्रदर्शित डेटा का सटीक विश्लेषण करना शुरू कर दिया। उसकी ब्रीफिंग संक्षिप्त थी और उसके निर्णय तेज और सटीक थे। बैठक में उपस्थित अनुभवी जनरल भी उसके विश्लेषण के सामने चुपचाप सुनते रहे। उसकी उम्र और लिंग से परे उसकी असाधारण क्षमता पूरे बैठक कक्ष पर हावी थी। वह एक शतरंज के माहिर की तरह दुश्मन की अगली कुछ चालों का अनुमान लगा रही थी और उसके लिए एक आदर्श जवाबी रणनीति पेश कर रही थी। 2 घंटे की लंबी बैठक के बाद जब उसकी प्रस्तावित रणनीति को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया तो बैठक कक्ष में भरा भारी माहौल आखिरकार राहत में बदल गया। बैठक समाप्त होने और जनरलों के चले जाने के बाद खाली बैठक कक्ष में अकेली रह गई। अदिति ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर टिक गई। तनाव कम होते ही उसके पूरे शरीर में थकान महसूस होने लगी। उसने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसके दिमाग में जटिल युद्ध के नक्शों की जगह एक चेहरे ने ले ली। वह था रोहन। वह भारी कदमों से खिड़की रहित भूमिगत बंकर से बाहर निकली और अपने कार्यालय में लौट आई। उसका कार्यालय अन्य अधिकारियों के कार्यालयों के विपरीत न्यूनतम फर्नीचर के अलावा किसी भी सजावट के बिना बिल्कुल सादा था। लेकिन उस सादे स्थान में एकमात्र गर्मजोशी वाली चीज थी। वह थी उसकी मेज की दराज में गहराई में छिपी हुई पुराने पत्रों का एक बंडल। अदिति ने सावधानी से एक पत्र निकाला। यह रोहन का ट्रेनिंग सेंटर से भेजा गया पहला पत्र था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में नए माहौल का डर और उसके लिए एक गहरी याद साफ झलक रही थी। अदिति, कैसी हो? मैं ठीक हूं। खाना भी ठीक से खा रहा हूं और अपने साथियों के साथ भी ठीक से रह रहा हूं।
इसलिए कोई चिंता मत करना। उसे पत्र की हर पंक्ति याद थी, लेकिन वह उसे बार बार पढ़ती थी। वह जानती थी कि उसके मैं ठीक हूं कहने का मतलब था मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अदिति और रोहन का प्यार एक राज था। भारत की सबसे कम उम्र की महिला, कर्नल और सेना में अभी अभी अपना करियर शुरू करने वाले एक साज खर्दी सिपाही का प्यार। यह सेना के सख्त पदानुक्रम में एक खतरनाक रिश्ता था जिसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता था। अगर उनका रिश्ता दुनिया के सामने आ जाता तो न केवल रोहन बल्कि उसे खुद भी सब कुछ खोना पड़ सकता था। उसकी खून पसीने से बनाई गई पूरी प्रतिष्ठा और सम्मान एक पल में एक घोटाले के रूप में ढह सकते थे। वह रोहन से बहुत प्यार करती थी। उसकी मासूमियत, उसका गर्मजोशी भरा दिल और दुनिया को देखने की उसकी साफ नजरें, वह इन सब से प्यार करती थी। लेकिन साथ ही वह हमेशा चिंतित रहती थी, क्या इतना नाजुक और संवेदनशील लड़का इस कठोर और निर्दयी सेना के माहौल में टिक पाएगा? कहीं किसी बुरे सीनियर से मिलकर उसे कोई चोट तो नहीं पहुंचेगी? वह रोहन के पत्र को अपने सीने से लगाकर गहरी सोच में डूब गई। वह उसकी रक्षा करना चाहती थी। उसने कई बार अपनी शक्ति और पद का उपयोग करके उसे सबसे आरामदायक और सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की इच्छा महसूस की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे लगा कि यह रोहन के स्वाभिमान को कुचलने जैसा होगा और उनके प्यार का अपमान होगा। रोहन को अपनी ताकत से बढ़ना था। उसने दराज से एक पत्र निकाला और रोहन को जवाब लिखना शुरू कर दिया। उसने अपने चिंतित मन को छिपाते हुए उज्ज्वल और आशावादी शब्दों से पत्र को भर दिया। रोहन, तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम ठीक हो। मैं इन दिनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूं, इसीलिए थोड़ी व्यस्त हूं, लेकिन मैं एक दिन भी तुम्हें याद करना नहीं भूली। उसने यह नहीं लिखा कि उसका काम कितना महत्वपूर्ण और खतरनाक था। उसने बस एक साधारण कंपनी में काम करने वाली एक साधारण प्रेमिका होने का नाटक किया। उसे विश्वास था कि यही उसके प्रेमिका होने का नाटक किया लिए सबसे अच्छा है। पत्र लिखने के बाद उसने अचानक इस सप्ताहांत उससे मिलने जाने का फैसला किया। पत्रों और फोन कॉल से उसकी असली हालत का पता नहीं चल सकता था। उसे उसका चेहरा देखकर और उसकी आवाज सुनकर ही तसल्ली मिल सकती थी। उसने अपनी अलमारी खोली। अंदर सिर्फ कड़क इस्त्री की हुई वर्दियां थीं। उसने उन वर्दियों के बीच से एक पोशाक निकाली जिसे उसने बहुत लंबे समय से नहीं पहना था। यह एक हल्की नीली शिफॉन की ड्रेस थी जिसे उसने रोहन से मिलने से पहले खरीदा था। उसने ड्रेस को अपने शरीर पर लगाकर आईने के सामने देखा। आईने में एक ठंडी रणनीतिकार नहीं बल्कि अपने प्रिय से मिलने जाने के ख्याल से उत्साहित एक साधारण महिला खड़ी थी। उसने फैसला किया, इस बार वह पूरी तरह से रोहन शर्मा की प्रेमिका अदिति सिंह बनकर जाएगी। वर्दी उतारकर, रैंक हटाकर, सिर्फ एक प्रेमिका के रूप में उसके सामने खड़ी होगी। वह अभी तक नहीं जानती थी कि उसका यह चुनाव उसके प्रिय को और भी बड़े खतरे में डाल देगा। उसे सपने में भी यह ख्याल नहीं आया था कि उसका शुद्ध प्रेम ही आने वाली त्रासदी की चिंगारी बनेगा। शनिवार दोपहर यूनिट का विजिटर्स एरिया एक दुर्लभ उत्साह से भरा था। अपने प्यारे बेटों या प्रेमियों से मिलने आए परिवारों और दोस्तों के चेहरों पर उत्साह और खुशी थी। सिपाही रोहन शर्मा भी उन्हीं के बीच बेचैनी से अदिति का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद जब एक महिला मेन गेट से अंदर आई तो वहां मौजूद सभी सैनिकों की निगाहें एक ही जगह पर टिक गईं। वह अदिति थी। आज उसने वर्दी की जगह आसमानी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। यह कोई आकर्षक पोशाक नहीं थी, लेकिन उसकी शांत और सुरुचिपूर्ण आभा ने आसपास के सभी दृश्यों पर काबू पा लिया था। बड़े सलीके से बंधे बाल, साफ और गहरी आंखें और एक अविचल चाल। उसका सब कुछ इस कठोर माहौल से मेल नहीं खाता था, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से आई हो। वाह, सच में बहुत खूबसूरत है। क्या वो रोहन की गर्लफ्रेंड है? हो ही नहीं सकता। सैनिकों के बीच ईर्ष्या और जलन भरी फुसफुसाहट फैल गई। रोहन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, लेकिन साथ ही वह एक अनजाना डर भी महसूस कर रहा था। और जैसा उसे डर था, उसके पीछे से वही आवाज आई जिसे वह सबसे कम सुनना चाहता था। वाह, हीरोइन आ गई। तो अफवाहें सच थीं। वह हवलदार भैरों सिंह था। वह अपने कुछ साथियों के साथ रोहन के पीछे खड़ा था और अदिति को एक कामुक नजर से देख रहा था। उसकी आंखों में शुद्ध प्रशंसा नहीं, बल्कि एक घटिया जिज्ञासा और घृणा थी। अदिति ने रोहन को देखा
और एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ उसके पास आई। रोहन, बहुत इंतजार किया। उसकी आवाज वसंत की हवा की तरह गर्म और कोमल थी, लेकिन उसकी नजर रोहन के पीछे खड़े भैरों सिंह और उसके साथियों पर पड़ी। उसने उनकी असहज नजरों और माहौल को तुरंत भांप लिया। नहीं, अभी अभी आया हूं, आने के लिए शुक्रिया अदिति। रोहन ने खुश दिखने की कोशिश करते हुए उसका स्वागत किया। वह अदिति को लेकर इस असहज जगह से जल्द निकल जाना चाहता था, लेकिन भैरों सिंह उन्हें जाने देने के मूड में नहीं था। वह जानबूझकर उन दोनों के रास्ते में खड़ा हो गया। नमस्ते, सिपाही रोहन की गर्लफ्रेंड, आपके बारे में बहुत सुना है। भैरों सिंह ने एक चिकनी मुस्कान के साथ अदिति से बात करने की कोशिश की। अदिति ने अपनी नाराजगी को छिपाते हुए शिष्टाचार के नाते हल्का सा सिर झुकाया। भैरों सिंह ने रोहन के कंधे पर जोर से थपकी दी, जैसे कोई एहसान कर रहा हो। वाह, हमारा रोहन बहुत किस्मत वाला है, इतनी खूबसूरत लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन मुझे एक बात जाननी है, अगर आपको ऐतराज न हो तो क्या मैं पूछ सकता हूं? रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे पता था कि भैरों सिंह क्या कहने वाला है। कोई बात नहीं, पूछिए, अदिति ने एक ठंडी और औपचारिक आवाज में जवाब दिया। भैरों सिंह ने कुछ देर रुककर आसपास के सभी सैनिकों को सुनाते हुए ऊंची आवाज में पूछा। नहीं, कुछ और नहीं, बस यह जानना चाहता था कि आप दोनों कैसे मिले। हमारा रोहन थोड़ा भोला है और दुनियादारी नहीं जानता, तो एक सीनियर के तौर पर मुझे चिंता होती है कि कहीं वह किसी गलत इंसान के झांसे में तो नहीं आ गया। उसके शब्द चिंता के भेष में एक चालाक अपमान थे। वह यह संकेत दे रहा था कि रोहन और अदिति का रिश्ता सामान्य नहीं हो सकता। अदिति की आंखों में एक पलिन इंचा के माने है, एक ता है मकारी ठूरेक के लिए ठंडक आ गई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं किया। वह जानती थी कि यह सेना है और वह किस स्थिति में है। इतनी चिंता करने के लिए धन्यवाद, लेकिन हमारा रिश्ता हमारी निजी समस्या है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके दृढ़ और ठंडे जवाब से भैरों सिंह का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी हिम्मत से जवाब देगी। उसके अहंकार को ठेस पहुंची और उसने उन्हें और भी खुले तौर पर अपमानित करना शुरू कर दिया। नहीं, अगर मैंने गलत समझा तो माफ करना, लेकिन आप इतनी खूबसूरत हैं कि मुझे लगा कि शायद आपका काम कुछ खास तरह का हो सकता है, जैसे किराए की प्रेमिका। आजकल ऐसी चीजें बहुत होती हैं। किराए की प्रेमिका शब्द सुनते ही रोहन का गुस्सा भड़क उठा। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हवलदार साहब, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, रोहन चिल्लाया, लेकिन उसका प्रतिरोध भैरों सिंह को और भी बड़ा बहाना दे गया। भैरों सिंह ने जैसे इसी का इंतजार किया था, उसने रोहन के सीने पर जोर से धक्का दिया। रोहन लड़खड़ाकर पीछे की ओर कुछ कदम गया और जमीन पर गिर पड़ा। ये साला अब किस पर चिल्ला रहा है? सीनियर की चिंता भी समझ नहीं आती। तू ऐसा करता है इसीलिए मुझे और शक होता है। क्या यह औरत सच में तेरी गर्लफ्रेंड है भी, या पैसे देकर साथ लाया है? उसके मुंह से ऐसे गंदे शब्द निकल रहे थे जिन्हें दोहराया नहीं जा सकता। अदिति का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसके दिल में एक विशाल गुस्सा उबलने लगा। वह चाहती थी कि तुरंत उस नीच आदमी का झबड़ा तोड़ दे और उसे सैन्य कानून के तहत सजा दे, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने अपने बगल में गुस्से और अपमान से कांपते हुए रोहन को देखा। अगर वह यहां फट पड़ी तो सबसे ज्यादा नुकसान रोहन का होगा। उसने अपने प्रिय को बचाने के लिए इस सारे अपमान को खुद सहने का फैसला किया। वह गिरे हुए रोहन के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। फिर उसने भैरों सिंह की ओर एक अविचल आवाज में कहा, आज तुमने जो भी कहा और किया और मेरे प्रेमी के साथ जो हिंसा की, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें हड्डियों तक को जमा देने वाली ठंडक थी। और एक सलाह देती हूं, दोबारा मेरे आदमी पर हाथ मत लगाना, यही तुम्हारे जिंदा रहने का एकमात्र तरीका होगा। यह कहकर वह रोहन का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। उसकी पीठ एक हारी हुई महिला की नहीं थी, वह आने वाले युद्ध की तैयारी कर रहे एक ठंडे दिमाग वाले कमांडर की पीठ थी। अकेला रह गया। भैरों सिंह उसके आखिरी शब्दों में छिपी भयानक ऊर्जा से एक पल के लिए सहम गया, लेकिन फिर उसने एक जोर का ठाका लगाया। उसने उसकी चेतावनी को एक गुस्से वाली औरत की गीदड़ भभकी समझकर खारिज कर दिया। वह नहीं जानता था कि उसने अभी अभी भारतीय सेना में सबसे खतरनाक दुश्मन बना लिया है।
और उसकी कीमत कितनी भयानक होगी, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। अदिति के जाने के बाद विजिटर्स एरिया में रह गए भैरों सिंह का चेहरा गुस्से और अपमान से विकृत हो गया था। एक मामूली सिपाही की गर्लफ्रेंड की हिम्मत कैसे हुई कि वह उसे इस तरह चेतावनी देकर चली जाए। उसने अपने जीवन में पहली बार इस तरह का अपमान महसूस किया था। उसकी ठंडी और आत्मविश्वासी आंखों ने उसके अहंकार पर गहरा घाव छोड़ दिया। हाँ, उसने सोचा, वह औरत कोई साधारण औरत नहीं है। एक साधारण औरत को उसके दबदबे के सामने डरकर कांपना चाहिए था, लेकिन वह अलग थी। उसमें कुछ ऐसा था जो उसे दबा रहा था। उसी पल उसके दिमाग में एक बीमार जिज्ञासा और एक विकृत विजय की इच्छा ने जन्म लिया। उसने कसम खाई कि वह अदिति सिंह नामक उस औरत की असली पहचान का पता लगाकर रहेगा और उसके घमंड को तोड़कर रहेगा। और उसका हथियार, जाहिर है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी रोहन शर्मा था। उस शाम भैरों सिंह ने रोहन को बैरक के पीछे एक सुनसान गोदाम में बुलाया। उसने बिना कुछ कहे रोहन का कॉलर पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। ए रोहन, सच सच बता, तेरी गर्लफ्रेंड की असली पहचान क्या है? रोहन अचानक हुई हिंसा का विरोध नहीं कर सका और दर्द से कराह उठा। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं हवलदार साहब। नहीं पता? ये साला अभी भी होश में नहीं आया है। तेरी गर्लफ्रेंड कोई मामूली ऑफिस जाने वाली लड़की नहीं है ना? आज उसे देखकर ही समझ गया। वह कोई मामूली चीज नहीं है। किसी बार की मालकिन है क्या, या किसी बड़े साहब को खुश करने वाली कॉल गर्ल? उसके मुंह से फिर से गंदे और घिनौने शब्द निकलने लगे। रोहन का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उसने अदिति से किए वादे को याद करते हुए अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। वह बस एक साधारण ट्रेडिंग कंपनी में काम करती है। उसे काम के सिलसिले में अक्सर विदेश जाना पड़ता है, इसीलिए शायद वह आपको वैसी लगी होगी। यह अदिति के साथ पहले से तय की गई उनकी एकमात्र सुरक्षा ढाल थी। लेकिन रोहन के अधूरे बहाने ने भैरों सिंह के शक को और भी भड़का दिया। ट्रेडिंग कंपनी? मजाक मत कर। कौन सी ट्रेडिंग कंपनी की कर्मचारी तेरे जैसे मरियल लड़के से मिलेगी और उसकी आंखें जैसे किसी कीड़े को देख रही हो? वह ऐसी नजर थी जिसे पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता। भैरों सिंह का जुनून लगभग एक बीमारी का रूप ले चुका था। उसने रोहन को छोड़ दिया और उसके चारों ओर घूमते हुए एक जासूस की तरह सवाल पूछने लगा। तेरे माँ बाप क्या करते हैं? घर कहाँ है? कॉलेज कहाँ से किया है? रोहन ने ठंडे पसीने में पहले से तैयार किए गए झूठ से जवाब दिया। पिता जल्दी गुजर गए थे और वह अपनी माँ के साथ एक साधारण जीवन जीता था। अदिति भी एक साधारण परिवार की लड़की थी, लेकिन उसके हर जवाब ने भैरों सिंह के शक को यकीन में बदल दिया। सब कुछ बहुत साधारण और बहुत अस्पष्ट था। यह किसी ऐसे व्यक्ति का विशिष्ट जवाब था जो कुछ छिपा रहा हो। ठीक है, अगर तू ऐसे ही पेश आएगा तो मुझे अपने तरीके से पता लगाना होगा। भैरों सिंह ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ रोहन के कंधे पर थप्पथ पाया। जब तक तू खुद नहीं उगलेगा, मैं तुझे एक बहुत ही मजेदार फौजी जीवन का तोहफा दूंगा। इंतजार करना। उस दिन से भैरों सिंह का रोहन पर असली अत्याचार शुरू हो गया। यह दिखाई देने वाली हिंसा से कहीं ज्यादा क्रूर और लगातार मानसिक प्रताड़ना थी। भैरों सिंह ने रोहन को यूनिट के सारे गंदे और मुश्किल काम सौंप दिए। उसे हर सुबह अपने साथियों के सोने के दौरान उठकर अकेले शौचालय और गलियारे की सफाई करनी पड़ती थी। भोजन के बाद उसे सैकड़ों लोगों के बर्तन अकेले धोने पड़ते थे। उसके हाथ हमेशा पानी में भीगे रहते थे और उसकी कमर टूटने वाले दर्द से पीड़ित रहती थी। उनके मुंह से अदिति के लिए ऐसे गंदे अपशब्द और अनुमान निकल रहे थे जिन्हें दोहराया नहीं जा सकता। वे रोहन के शरीर को कुचलने के साथ साथ उसके सबसे कीमती प्यार और सम्मान को भी कुचल रहे थे। रोहन अपने शरीर के टूटने वाले दर्द के बीच भी होश में रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने खून से स्नेह होठों को काटकर दर्द को निगल लिया। वह जानता था, अगर वह यहां टूट गया और अदिति की पहचान बता दी तो यह अदिति को बचाने के बजाय उसके जीवन को भी अपने जैसे नरक में खींच लेगा। उसकी चुप्पी अपने प्रिय को बचाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिरोध था। कितना समय बीत गया। मारपीट से थककर भैरों सिंह हांफते हुए रुक गया। उसने खून से लथपथ जमीन पर पड़े रोहन के बाल पकड़कर उसे उठाया। जिद्दी साला, ठीक है, अगर तू ऐसे ही पेश आएगा
तो मैं भी अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगले हफ्ते तेरी गर्लफ्रेंड को आने दे, तब तेरे ही सामने, तेरी आंखों के सामने मैं उस घमंडी औरत का नकाब खुद उतारूंगा। इंतजार करना। यह कहकर वे बुरी तरह घायल रोहन को गोदाम में छोड़कर चले गए। ठंडे गोदाम के फर्श पर अकेला छोड़ दिया गया रोहन अपने टूटे हुए शरीर के दर्द से ज्यादा अपने दिल के दर्द से कराह रहा था। भैरों सिंह की आखिरी धमकी उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। अगले हफ्ते अगर अदिति यहां आई तो उसकी वजह से उसके साथ कुछ भयानक हो सकता है। नहीं, कभी नहीं। उसने अपनी धुंधलाती चेतना में अपनी आखिरी ताकत से अपनी जेब से पुराना बटुआ निकाला और उसमें से गंदे बूट के निशान वाली अदिति की तस्वीर निकाली। तस्वीर में वह अभी भी दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। अदिति, मुझे माफ कर दो। उसकी आंखों से गर्म आंसू बहकर तस्वीर पर गिरे। उसने होश खोने के आखिरी पल तक उसकी तस्वीर को अपने सीने से कसकर लगाए रखा। यह उसका आखिरी सहारा और उम्मीद थी। दमन और हिंसा की तीव्रता अब अपने चरम पर पहुंच रही थी और यह आने वाले एक लेकिन कांसे में लिकामाती में दो उपने विशाल पलटवार की प्रस्तावना का सबसे दर्दनाक संकेत था। उस रात के बाद रोहन से फोन पर बात करना और भी मुश्किल हो गया। उसकी आवाज काफी दबी हुई थी और उसके मैं ठीक हूं कहने की कोशिश के पीछे गहरी पीड़ा और थकान साफ झलक रही थी। जब अदिति ने पूछा कि क्या हुआ तो उसने बस इतना कहा कि यह कठिन प्रशिक्षण के कारण है। लेकिन अदिति जानती थी कि यह झूठ है। वह सिर्फ एक प्रेमिका नहीं थी, वह भारतीय सेना की एक कर्नल थी जिसने अनगिनत संकटों का सामना किया था। उसकी अंतरात्मा उसे चेतावनी दे रही थी कि रोहन इस समय शारीरिक सीमा से परे मानसिक रूप से भी टूटने के कगार पर है। खासकर जब उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वह अगले हफ्ते उससे मिलने ना आए तो उसकी चिंता यकीन में बदल गई। वह आदमी रोहन का इस्तेमाल करके मुझे धमका रहा है। भैरों सिंह नामक उस आदमी का क्रूर और नीच चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। वह अब रोहन को बंधक बनाकर उसे झुकाने की कोशिश कर रहा था। यह स्पष्ट था कि जब बात बारात था वह दोबारा यूनिट में जाएगी तो वह उसके सामने ही उसे ऐसा अपमानित करने की कोशिश करेगा जिसे वह कभी धो नहीं सकती। शनिवार की सुबह यूनिट के विजिटर्स एरिया में एक अजीब सा तनाव था। अन्य सैनिकों की सभी मुलाकातों को रोक दिया गया था और केवल सिपाही रोहन शर्मा एक सख्त चेहरे के साथ मेन गेट की ओर देख रहा था। उसके चेहरे और गर्दन पर नए चोट के निशान थे जिन्हें पूरी तरह से छिपाया नहीं जा सका था। यह इस बात का संकेत था कि पिछले कुछ दिनों में भैरों सिंह का उत्पीड़न कितना बढ़ गया था और उसके चारों ओर भैरों सिंह और उसके साथी और यहां तक कि इस यूनिट के कंपनी कमांडर मेजर विक्रम राठौर भी मौजूद थे। वे शिकार से पहले शिकारी कुत्तों की तरह उत्साह और उम्मीद से भरे हुए अपने शिकार के आने का इंतजार कर रहे थे। उनका इरादा आज रोहन और उसकी रहस्यमयी गर्लफ्रेंड को सभी सैनिकों के सामने सार्वजनिक रूप से अपमानित करके यूनिट का अनुशासन स्थापित करना और अपने अधिकार का प्रदर्शन करना था। सुबह 10 बजे के करीब मेन गेट के पार से एक जानी पहचानी गाड़ी अंदर आई। वह अदिति थी, लेकिन आज उसका रूप पहले से बिल्कुल अलग था। हल्की फुल्की ड्रेस के बजाय उसने एक फिटिंग वाला काला सूट पहना हुआ था। बिना मेकअप वाला उसका चेहरा ठंडा और दृढ़ लग रहा था और उसके बाल बड़े सलीके से बंधे हुए थे। अब उसमें एक प्यारी प्रेमिका की आभा नहीं बल्कि एक अदम्य खतरे और करिश्मे की भावना थी। उसके बदले हुए रूप को देखकर भैरों सिंह और मेजर राठौर एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी व्यंग्यात्मक मुस्कान वापस पा ली। उन्हें लगा कि वह उनके दबदबे के कारण जानबूझकर मजबूत दिखने का नाटक कर रही है। अदिति कार से उतरी और सीधे रोहन के पास गई। उसने रोहन के चेहरे पर नए घावों को देखकर एक पल के लिए अपनी भवें सिकोड़ी, लेकिन फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो उसका हाथ पकड़ लिया। इंतजार किया। रोहन, अदिति। रोहन ने उसका हाथ पकड़ते हुए अपनी आंखों से विनती की, प्लीज बस यहां से वापस चली जाओ। लेकिन अदिति ने उसकी चिंतित नजरों को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वह भैरों सिंह और मेजर राठौर की ओर मुड़ी जो उन्हें घेरे हुए खड़े थे। भैरों सिंह ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में खुला उपहास और घृणा थी। वाह, आज फिर आ गई हमारी बार की मैडम। आज किस लड़के को फांसाने आई हो? उसकी बात पर उसके साथियों ने एक घटिया हंसी का ठहाका लगाया।
मेजर विक्रम राठौर ने भी असंतोष जताते हुए खांसा और इस स्थिति को नजरअंदाज कर दिया। रोहन गुस्से से कांपते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अदिति ने उसका हाथ और कसकर पकड़कर उसे रोक दिया। अभी सही समय नहीं था। अदिति ने भैरव सिंह के अपमानजनक शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को एक बार देखा। वह इतनी शांत और निश्चिंत लग रही थी जैसे किसी तय समय का इंतजार कर रही हो। उसके इस रवैये ने भैरव सिंह को और भी उकसा दिया। अरे, अब तो जवाब भी नहीं दोगी? हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है? यह कहाँ है पता है? फौजियों के सामने इतनी अकड़ दिखा रही हो। मेजर विक्रम राठौर भी बीच में कूद पड़ा। उसने एक कमांडर का रौब दिखाते हुए अदिति को डांटना शुरू कर दिया। मिस, मैंने सुना है कि आप हमारे सिपाही रोहन शर्मा के साथ रिश्ते में हैं। क्या यह सच है? आप जैसी सलीकेदार दिखने वाली महिला हमारे यूनिट के एक समस्याग्रस्त सैनिक के साथ क्यों घूम रही है? यह मेरी समझ से बाहर है। उसने चालाकी से रोहन को एक समस्याग्रस्त सैनिक के रूप में ब्रांड किया और उनके रिश्ते को ही असामान्य बताने की कोशिश की। मैं आपकी असली पहचान नहीं जानता, लेकिन यह एक पवित्र सैन्य प्रतिष्ठान है। भविष्य में मैं चाहूंगा कि आप सिपाही रोहन शर्मा से मिलना बंद कर दें। यह पूरी यूनिट के माहौल को खराब कर सकता है। उसके शब्द एक विनम्र अनुरोध की तरह लग रहे थे, लेकिन वास्तव में यह एक धमकी थी कि दोबारा यहां मत आना। अदिति अभी भी चुप थी। वह उनके सभी अपमान और धमकियों को ऐसे सुन रही थी जैसे उसका इससे कोई लेना देना न हो। उसने एक बार फिर अपनी कलाई घड़ी देखी। तय समय सुबह 10 बज चुके थे। ठीक उसी पल दूर यूनिट के मुख्य द्वार की ओर से कई काली सेडान कारें तेज गर्जना के साथ धूल उड़ाती हुई आती दिखाई दीं और उनके पीछे सशस्त्र सैन्य पुलिस से भरे सैन्य ट्रक भी थे। भैरव सिंह और मेजर राठौर इस अचानक हुई स्थिति से घबराकर मेन गेट की ओर देखने लगे। क्या कोई ड्रिल चल रही थी? लेकिन ऐसी कोई पूर्व सूचना नहीं थी। यह पूरी तरह से अप्रत्याशित था। कारों का काफिला रुका नहीं और तेज गति से विजिटर्स एरिया तक आ पहुंचा। फिर वे अदिति, रोहन और भैरव सिंह के दल को पूरी तरह से घेरते हुए रुक गईं। धड़ाम! कार के दरवाजे एक साथ खुले और वर्दी पहने अधिकारी और सादे कपड़ों में जांचकर्ता बाहर निकले। वे उतरते ही बिना किसी हिचकिचाहट के भैरव सिंह, मेजर राठौर और उनके साथियों को घेर लिया। भैरव सिंह और मेजर राठौर यह समझने में असमर्थ थे कि वे इस स्थिति में क्यों हैं, और वे भ्रमित चेहरों के साथ खड़े थे। यह क्या बकवास है? तुम लोग कौन हो? मेजर विक्रम राठौर ने घबराकर चिल्लाया। ठीक उसी पल उस सारी उथल पुथल के केंद्र में अदिति ने आखिरकार मुंह खोला। उसकी आवाज अब एक कमजोर महिला की आवाज नहीं थी। यह एक ठंडी और शक्तिशाली कमांडर की आवाज थी जो सब पर हावी थी। ये मेरे आदमी हैं, मेजर। उसके शब्दों पर सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। उसने धीरे धीरे अपने सूट जैकेट की भीतरी जेब से कुछ निकाला। यह उसकी पहचान साबित करने वाला एक चमकता हुआ सैन्य पहचान पत्र था। ये मेरे आदमी हैं, मेजर। अदिति के ये शब्द एक गरज की तरह पूरे मैदान में गूंज गए। भैरव सिंह और मेजर राठौर ही नहीं, बल्कि आसपास यह सब देख रहे सैनिक भी अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सके। जिस महिला का वे कुछ देर पहले बार की मैडम कहकर मजाक उड़ा रहे थे और अपमानित कर रहे थे, वह अब इन खूंखार जांचकर्ताओं को मेरे आदमी कह रही थी। अदिति ने और कुछ नहीं कहा। उसने धीरे धीरे अपना काला सूट जैकेट उतारा। उसके अंदर छिपी एक 7 वर्दी सामने आई। उसके कंधों पर भारतीय सेना के कर्नल के चमकते हुए रैंक सुबह की धूप में चमक रहे थे। जैसे ही उसका असली रूप सामने आया, मैदान में एकदम घुटने वाला सन्नाटा छा गया। मेजर विक्रम राठौर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें डर और अविश्वास से कांप रही थीं। कर्नल, और वह भी उससे बहुत छोटी दिखने वाली एक महिला जो उससे कहीं ऊंचे पद पर थी। भैरव सिंह का चेहरा पहले से ही सफेद से राख जैसा हो गया था। उसके पैर कांप रहे थे और वह लगभग वहीं गिर पड़ता। अब उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक किसके खिलाफ कितनी भयानक और मूर्खतापूर्ण हरकतें की हैं। उसने सिर्फ शेर की पूंछ पर पैर नहीं रखा था, उसने एक सोए हुए ड्रैगन की सबसे कमजोर नस को, और वह भी सबसे दर्दनाक जगह पर, छेड़ दिया था। अदिति धीरे धीरे एक गरिमापूर्ण चाल से उनकी ओर बढ़ी। उसके फौजी बूटों की जमीन पर पड़ती आवाज ऐसी लग रही थी जैसे मौत की सज्जा सुनाने वाले ढोल की आवाज हो।
जो उनके दिलों पर भारी पड़ रही थी। वह जमे हुए मेजर विक्रम राठौर और डर से कांप रहे भैरों सिंह के सामने आकर रुकी। फिर उसने अपनी जेब से एक ठंडा और कड़क दस्तावेज निकाला और उनकी आंखों के सामने खोल दिया। यह रक्षा मंत्रालय के जांच कार्यालय की मुहर वाला एक विशेष जांच आदेश था। अदिति ने धीमी लेकिन इतनी स्पष्ट और शक्तिशाली आवाज में आदेश को पढ़ना शुरू किया कि मैदान में मौजूद हर कोई सुन सके। मैं रक्षा मंत्रालय के जांच कार्यालय की विशेष जांच दल की प्रमुख कर्नल अदिति सिंह हूं। उसने पहले अपनी पहचान बताई। फिर उसने मेजर राठौर और भैरों सिंह को बारी बारी से देखते हुए बर्फीली ठंडी आवाज में घोषणा की, अभी इसी समय से इस यूनिट की विशेष जांच शुरू की जाती है। जांच का विषय यूनिट के भीतर हुए सभी प्रकार के उत्पीड़न, पद के दुरुपयोग और मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। विशेष रूप से हवलदार भैरों सिंह द्वारा सैनिकों पर किए गए नियमित उत्पीड़न और मारपीट के आरोपों की गहन जांच की जाएगी। उसकी हर घोषणा उनके लिए मौत की सजा के बराबर थी। भैरों सिंह धड़ाम की आवाज के साथ वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके मुंह से केवल अस्पष्ट कराहने की आवाज निकल रही थी। अदिति ने घुटनों पर बैठे उस आदमी की ओर देखा भी नहीं। वह मुड़ी और इस सारे दृश्य को अविश्वसनीय रूप से देख रहे रोहन शर्मा के पास गई। वह रोहन के सामने खड़ी हुई। कुछ देर पहले तक उसकी बर्फीली ठंडी आंखें रोहन को देखते ही वसंत की बर्फ की तरह गर्म और कोमल हो गईं। उसने रोहन के कांपते हाथों को अपने दोनों हाथों से धीरे से पकड़ लिया। डर गए थे रोहन। उसकी आवाज में गहरी माफी और सहानुभूति थी। अब सब ठीक है, सब खत्म हो गया। उसने कुछ देर रोहन की आंखों में देखा, फिर मुड़कर मैदान में मौजूद सभी लोगों की ओर कहा। उसकी आवाज फिर से एक सख्त कमांडर की आवाज में बदल गई थी और सिपाही रोहन शर्मा इस दैट नो डम बाट्स एक सख्त कमांडर की आवाज में बदल गई थी। वह इस जांच का सबसे महत्वपूर्ण गवाह है और वह व्यक्ति है जिसकी हमें रक्षा करनी है। इस समय से उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूं। उसे धमकाने या उसके बयान में बाधा डालने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी हो, सैन्य कानून के अनुसार सबसे कठोर सजा दी जाएगी। यह शक्ति का एक पूर्ण उलटफेर था। कुछ मिनट पहले तक यूनिट में सबसे निचले पायदान पर कुचला जा रहा सिपाही रोहन शर्मा अब विशेष जांच दल की प्रमुख के संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया था और यूनिट पर राज करने वाले अहंकारी सत्ताधारी अब सिर्फ अपराध के आरोपी बनकर अपने फैसले का इंतजार कर रहे थे। जिस महिला का उन्होंने मजाक उड़ाया था और अपमानित किया था, उसी के हाथों में अब उनका भाग्य पूरी तरह से आ गया था। इससे ज्यादा संतोषजनक और इससे ज्यादा उत्तम बदला नहीं हो सकता था। न्याय सबसे नाटकीय तरीके से आखिरकार प्रकट हो रहा था। कर्नल अदिति सिंह की घोषणा के साथ ही यूनिट एक विशाल तूफान के केंद्र में खिंच गई थी। विशेष जांच दल की जांच तेज, गहन और बिना किसी दया के थी। यूनिट के सभी प्रशासनिक कार्यों को तुरंत रोक दिया गया और सभी अधिकारियों और सैनिकों से बिना किसी अपवाद के व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की गई। जांच के केंद्र में जाहिर है भैरों सिंह था। उसे एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया था जहां जांच कार्यालय के अनुभवी जांचकर्ताओं द्वारा उससे दिन रात कड़ी पूछताछ की गई। पहले तो उसने अपने आरोपों से साफ इनकार किया और झूठ बोला कि सिपाही रोहन शर्मा हमेशा से एक समस्याग्रस्त सैनिक था जो यूनिट के जीवन में समायोजित नहीं हो पा रहा था। मैं निर्दोष हूं। सिपाही रोहन शर्मा अपनी गर्लफ्रेंड के कर्नल होने का फायदा उठाकर मुझे कान कर्नल में निर्दोष है फांसा रहा है। मैं तो बस सेना का अनुशासन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका अधूरा झूठ अदिति द्वारा पहले से ही जुटाए गए सबूतों के सामने चकनाचूर हो गया। जांचकर्ताओं ने उस दिन के गवाहों के बयान, जब उसने रोहन को गोदाम में ले जाकर पीटा था और रोहन के शरीर पर लगे चोटों पर मेडिकल ऑफिसर की विस्तृत रिपोर्ट उसके सामने रख दी। अब भी इनकार करोगे? हवलदार, तुमने जो किया वह अनुशासन नहीं बल्कि एक स्पष्ट अपराध है। निर्णायक सबूतों के सामने भैरों सिंह का बचाव ढहने लगा, लेकिन उसे पूरी तरह से डुबोने वाली चीज थी उन अन्य सैनिकों की साहसी गवाही जिन्हें अब तक उसकी हिंसा के तहत चुप रहने के लिए मजबूर किया गया था। कर्नल अदिति सिंह और जांच दल ने सभी सैनिकों को पूरी गुमनामी और सुरक्षा का वादा किया।
और उस वादे पर विश्वास करके सैनिकों ने आखिरकार अपने मुंह खोलने शुरू कर दिए। उनके मुंह से पिछले कई सालों में भैरों सिंह द्वारा किए गए भयानक अत्याचारों की कहानियां एक झरने की तरह बह निकलीं। हवलदार भैरों सिंह हमें हर हफ्ते अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा उसे देने के लिए मजबूर करता था। जो सैनिक पैसे नहीं देते थे, उनकी सप्ताहांत की छुट्टी रद्द कर दी जाती थी। छुट्टी पर जाने वाले सैनिकों को वह अपने निजी सामान खरीदने के लिए कहता था, यहां तक कि अपनी प्रेमिका के लिए उपहार भी मंगवाता था। शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान वह नापसंद सैनिकों को सुनसान जगह पर ले जाकर नियमित रूप से पीटता था। मुझे भी कई बार पीटा गया है। उनकी गवाहियां विस्तृत थीं और एक दूसरे के बयानों से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती थीं। यूनिट का जो घाव अब तक पक रहा था, वह आखिरकार अपना घिनौना चेहरा दिखा रहा था। जांच भैरों सिंह के व्यक्तिगत अपराधों से आगे बढ़कर यूनिट की पूरी संरचनात्मक समस्या तक फैल गई। विशेष रूप से कंपनी कमांडर मेजर विक्रम राठौर पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो इन सब बातों को जानते हुए भी चुप रहा और यहां तक कि भैरों सिंह के अपराधों को छिपाने में मदद भी की। मेजर राठौर ने पहले तो अपनी जिम्मेदारी से साफ इनकार किया। मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे सच में नहीं पता था कि भैरों सिंह इतना नीच इंसान है। मैं मानता हूं कि मैंने अपने अधीनस्थों का ठीक से प्रबंधन नहीं किया, लेकिन मैंने उसके अपराधों पर पर्दा नहीं डाला। लेकिन उसका झूठ भी एक निर्णायक सबूत के सामने ढह गया। उसके कार्यालय से जब्त की गई एक डायरी। उस डायरी में भैरों सिंह से नियमित रूप से प्राप्त होने वाली रिश्वत का हिसाब और सैनिकों की जायज शिकायतों को उसके द्वारा खुद दबाए जाने का रिकॉर्ड था। वह सिर्फ एक अक्षम कमांडर नहीं था, वह भ्रष्टाचार की श्रृंखला को बनाए रखने के लिए अपने सैनिकों की पीड़ा को पूरी तरह टिप से नजरअंदाज करने वाला एक दुष्ट सहयोगी और सह अपराधी था। कुछ दिनों की कड़ी जांच के बाद जांच दल की रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में भैरों सिंह और मेजर राठौर सहित भ्रष्ट अधिकारियों के सभी अपराधों को विस्तार से दर्ज किया गया था और वह रिपोर्ट कर्नल अदिति सिंह के हाथों से सीधे सेना मुख्यालय के शीर्ष नेतृत्व को भेज दी गई। सब कुछ खत्म हो गया था। भैरों सिंह और मेजर राठौर को उनके सभी पदों से हटा दिया गया और सैन्य अदालत में मुकदमे का सामना करने के लिए सैन्य अभियोजक को सौंप दिया गया। जिस वर्दी पर उन्हें इतना गर्व था, वह अब उनके अपराधों का प्रतीक एक कैदी की पोशाक के समान थी। एक व्यक्ति के साहसी प्रतिरोध और उस प्रतिरोध की रक्षा करने वाले दूसरे व्यक्ति के दृढ़ विश्वास ने आखिरकार भ्रष्टाचार की विशाल दीवार को गिरा दिया था। यूनिट में धीरे धीरे आशा की एक नई हवा बहने लगी थी। विशेष जांच समाप्त होने और भैरों सिंह और मेजर राठौर के यूनिट से चले जाने के बाद यूनिट में तूफान के बाद की शांति छा गई। लेकिन उस शांति में एक नई तरह की अफवाह कोहरे की तरह फैलने लगी। यह कर्नल अदिति सिंह और सिपाही रोहन शर्मा के रिश्ते के बारे में थी। क्या वह कर्नल सच में रोहन की गर्लफ्रेंड है? हो ही नहीं सकता। एक कर्नल और एक सिपाही कैसे? लेकिन कुछ ने कहा। उस दिन विजिटर्स एरिया में उस कर्नल ने खुद कहा था, मेरा प्रेमी। सैनिक आपस में फुसफुसाने लगे। पहले तो इसे एक अविश्वसनीय कहानी मानकर खारिज कर दिया गया, लेकिन जांच के दौरान जब कर्नल अदिति सिंह को रोहन का विशेष ध्यान रखते और उसकी रक्षा करते हुए कई बार देखा गया, तो अफवाहों को और बल मिला। कुछ लोग उनके रिश्ते को एक रोमांटिक प्रेम कहानी के रूप में देख रहे थे, जबकि कुछ अन्य इसे सेना के पदानुक्रम को तोड़ने वाला एक अनुचित संबंध बताकर आलोचना कर रहे थे। रोहन के लिए यह सब अफवाहें बहुत भारी पड़ रही थीं। उसे डर था कि उसकी वजह से उसकी सम्मानित और प्रिय अदिति की प्रतिष्ठा पर आंच आएगी और उसके शानदार करियर में कोई दाग लगेगा। वह अब शारीरिक उत्पीड़न से तो मुक्त था, लेकिन एक अलग तरह के अदृश्य दबाव से पीड़ित था। कुछ दिनों बाद उसने हिम्मत जुटाकर यूनिट में बने जांच दल के अस्थायी कार्यालय का रुख किया। उसने अदिति से मिलकर यह सब खत्म करने का फैसला किया। कर्नल मैडम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कार्यालय में अदिति अकेले कुछ कागजात देख रही थी। उसने रोहन को देखकर थोड़ी हैरानी जताई, लेकिन फिर एक कोमल मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। वह अब एक अधिकारी नहीं, बल्कि एक प्रेमिका के चेहरे के साथ थी। रोहन, तुम यहाँ कैसे? तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। अदिति। रोहन ने पहली बार उसके रैंक के बजाय उसका नाम लिया। उसकी आवाज भारी थी। मुझे लगता है
हमें अब यह सब खत्म कर देना चाहिए। उसके अचानक अलगाव के प्रस्ताव पर अदिति के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वह कुछ देर चुप रही। रोहन ने कांपती आवाज में आगे कहा, मैं अब और नहीं देख सकता कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो। लोगों की नजरें और तुम्हारे बारे में फैल रही बुरी बातें, यह सब मेरी वजह से है। मैं तो ठीक हूं, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी वजह से तुम्हें चोट पहुंचे। हम शुरू से ही एक दूसरे के लायक नहीं थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वह उससे बहुत प्यार करता था और इसीलिए उसे लगा कि अब उसे छोड़ देना ही सही है। उसकी बातें चुपचाप सुन रही अदिति ने धीरे से मुंह खोला। उसकी आवाज दृढ़ और अविचल थी, नहीं रोहन, तुम गलत हो। वह अपनी जगह से उठी और उसके पास आई। फिर उसने उसके दोनों हाथों को गर्मजोशी से पकड़ लिया। जब तुम पिछले कुछ हफ्तों में उस भयानक दर्द के बीच चुप रहकर मेरी रक्षा कर रहे थे, तब मुझे दुनिया की सबसे बड़ी हिम्मत मिली। तुमने अपने शरीर के टूटने की परवाह किए बिना मेरे सम्मान और हमारे प्यार की रक्षा की। यह दुनिया के किसी भी सैनिक से ज्यादा महान साहस था। उसने रोहन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, अब मेरी बारी है। जैसे तुमने चुप रहकर मेरी रक्षा की, वैसे ही अब मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाकर तुम्हारी रक्षा करूंगी। हमारे प्यार में क्या गलत है? हमने किसे नुकसान पहुंचाया है? अगर एक दूसरे से प्यार करना इस दुनिया में एक अपराध है, तो मैं खुशी खुशी इस दुनिया के पूर्वाग्रहों से लड़ूंगी। उसकी आंखें वैसी ही मजबूत और आत्मविश्वास से भरी थीं जैसी पहली बार विजिटर्स एरिया में थीं। ठीक उसी समय किसी ने कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। वह जांच के नतीजों की रिपोर्ट देने आया एक दूसरा अधिकारी था। उसने दरवाजा खोला और अदिति और रोहन को हाथ पकड़े देखकर घबराकर रुक गया। अदिति ने रोहन का हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसने उस अधिकारी की ओर हिम्मत से कहा, अंदर आइए। मेजर साहब, आप सही समय पर आए हैं। मिलिए, ये हैं मेरे प्रेमी सिपाही रोहन शर्मा। उसकी इस घोषणा से न केवल वह अधिकारी बल्कि दरवाजे पर खड़ा रोहन भी हैरान रह गया। उसने अभी अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करके दुनिया के सभी पूर्वाग्रहों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। और सिपाही रोहन शर्मा इस मामले के पीड़ित और भ्रष्टाचार को दुनिया के सामने लाने वाले एक साहसी गवाह हैं। भविष्य में उनके साथ किसी भी तरह का कोई अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह विशेष जांच दल की प्रमुख के रूप में मेरा आधिकारिक आदेश है। उसने अब अपने प्यार को नहीं छिपाया। उसने अपने सभी सम्मान और शक्ति को अपने प्रिय व्यक्ति की रक्षा के लिए सबसे बी प्रमुख में मजबूत ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया था। उसके इस साहसी रूप को देखकर रोहन कुछ नहीं कह सका। वह बस उस महान महिला का हाथ और भी कसकर पकड़ सका जो उसके लिए दुनिया से लड़ने को तैयार थी। उसके मन पर छाए सारे डर और चिंताएं उसके प्यार के सामने बर्फ की तरह पिघल रही थीं। कर्नल अदिति सिंह की विस्फोटक घोषणा के बाद उसका और सिपाही रोहन शर्मा का रिश्ता पूरी सेना में सबसे गर्म विषय बन गया। शुरुआत में ज्यादातर लोगों ने सदमे और चिंता व्यक्त की। कर्नल और सिपाही के बीच का जमीन आसमान का अंतर उनके प्यार को सेना के सख्त पदानुक्रम को झड़ से हिला देने वाले एक खतरनाक घोटाले के रूप में देखा जा सकता था। रक्षा मंत्रालय के भीतर भी उसके व्यवहार पर सवाल उठाने वाली आवाजें उठीं। उसके राजनीतिक दुश्मन इस मौके का फायदा उठाकर उसे नीचे गिराने के लिए यह अफवाह फैलाने लगे कि उसने एक कमांडर के पद का दुरुपयोग करके एक अनुचित संबंध बनाया है। लेकिन अदिति हिली नहीं। उसने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों और आलोचनाओं का सीधा सामना करने का फैसला किया। वह स्वेच्छा से रक्षा मंत्रालय की मानवाधिकार समिति के सामने पेश हुई और वहां उसने रोहन के साथ अपने रिश्ते के बारे में बिना कुछ छिपाए पूरी ईमानदारी से बताया, मैं सिपाही रोहन शर्मा से प्यार करती हूं, लेकिन मैंने कभी भी अपने पद का दुरुपयोग करके उसे कोई अनुचित लाभ नहीं दिया या सेना के अनुशासन को तोड़ने वाला कोई काम नहीं किया है। हमारा प्यार रैंक से परे एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति एक शुद्ध भावना है। अगर यह एक सैनिक के रूप में अयोग्य व्यवहार है तो मैं खुशी खुशी अपनी वर्दी उतार दूंगी। उसकी साहसी और सच्ची स्वीकारोक्ति ने स्थिति को बदलने का काम किया। उसके सहकर्मी जो उस पर विश्वास करते थे और अनगिनत अधीनस्थ जिन्हें उसने मदद की थी, वे उसके समर्थन में आवाज उठाने लगे। विशेष रूप से इस जांच के माध्यम से भ्रष्टाचार के दलदल से बचाए गए यूनिट के सैनिकों ने एक सामूहिक याचिका दायर की।
उन्होंने विस्तार से बताया कि कर्नल आदित्य सिंह ने उन्हें कैसे आशा और साहस दिया था और सिपाही रोहन शर्मा ने उसकी रक्षा के लिए कितना दर्द सहा था। जनमत धीरे धीरे बदलने लगा। लोग अब उनके रिश्ते को एक अनुचित घोटाले के रूप में नहीं देख रहे थे। इसके बजाय वे इसे एक विशाल अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले दो साहसी लोगों की प्रेम कहानी के रूप में स्वीकार करने लगे। पूर्वाग्रहों और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने वाले उनके प्यार ने कठोर सेना के भीतर खिले एक फूल की तरह कई लोगों को प्रेरणा और आशा दी। अंततः रक्षा मंत्रालय की मानवाधिकार समिति ने कर्नल आदित्य सिंह को निर्दोष करार दिया। समिति ने माना कि उसके प्यार ने सेना के अनुशासन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने जो साहस और जिम्मेदारी दिखाई वह सभी सैनिकों के लिए एक मिसाल थी। इस बीच भैरों सिंह और मेजर राठौर पर सैन्य अदालत का फैसला भी आ गया। मुख्य आरोपी भैरों सिंह को नियमित उत्पीड़न और पद के दुरुपयोग सहित सभी आरोपों में दोषी पाया गया और उसे अपमानजनक बर्खास्तगी के साथ कई साल की जेल की सजा सुनाई गई। मेजर राठौर को भी अपनी जिम्मेदारी न निभाने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप में पद से हटा दिया गया। भ्रष्ट सत्ता का न्याय इस तरह सख्ती से पूरा हुआ। इस सारे तूफान के गुजर जाने के बाद यूनिट पूरी तरह से एक नई यूनिट के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी थी। एक नए कमांडर की नियुक्ति हुई और यूनिट के भीतर सभी अन्याय और बुरी प्रथाओं को जड़ से उखाड़ फेंका गया। सैनिक अब सीनियर्स की नजरों से नहीं डरते थे और उन्होंने एक दूसरे का सम्मान करने वाली एक स्वस्थ सैन्य संस्कृति का निर्माण करना शुरू कर दिया। और इसके केंद्र में था सिपाही रोहन शर्मा। वह अब अतीत का कमजोर और अंतर्मुखी नया सैनिक नहीं था। एक विशाल परीक्षा को पार करने के बाद वह एक मजबूत और दृढ़ आंतरिक शक्ति वाले एक सच्चे मर्द के रूप में विकसित हो गया था। उसने अपने अनुभव के आधार पर नए सैनिकों को यूनिट में समायोजित होने में मदद की और जब भी किसी साथी के साथ कोई अन्याय होता तो वह सबसे पहले उसकी रक्षा के लिए खड़ा होता। उसके साथ अब ठंडी नजरें नहीं बल्कि साथियों का गर्म विश्वास और सम्मान था और उसका प्यार अब कोई राज नहीं था। सप्ताहांत पर कर्नल आदित्य सिंह अभी भी उससे मिलने आती थी, लेकिन अब वह अपनी पहचान नहीं छिपाती थी। वह गर्व से अपनी वर्दी में अपने प्रेमी का हाथ पकड़कर यूनिट में घूमती थी। उनका दिखना अब यूनिट का एक प्रसिद्ध और सभी के लिए ईर्ष्या का सुंदर किस्सा बन गया था। पूर्वाग्रह की सर्दी चली गई थी और समझ और सम्मान का गर्म वसंत आ रहा था। एक साल बीत गया। लद्दाख की सर्दियां अभी भी कठोर थीं, लेकिन यूनिट का माहौल पहले से कहीं ज्यादा गर्मजोशी से भरा था। रोहन शर्मा अब एक अनुभवहीन सिपाही नहीं था। वह अब एक सक्षम नायक बन गया था और एक सेक्शन कमांडर के रूप में अपने कनिष्ठों का नेतृत्व कर रहा था। कठिनाइयों ने उसे एक और भी मजबूत और परिपक्व व्यक्ति बना दिया था। उस रात आसमान असाधारण रूप से साफ था। अनगिनत तारे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने रात के आसमान में हीरे बिखेर दिए हों। रोल कॉल के बाद रोहन यूनिट के परेड ग्राउंड के बीच में खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। दूर से परिचित फौजी बूटों की आवाज सुनाई दी। वह अदिति थी। वह भी उससे किया वादा निभाने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम को समाप्त करके तुरंत आई थी। आज उसने सुंदर ड्रेस के बजाय उसी की तरह की लड़ाकू वर्दी पहनी हुई थी। रैंक का अंतर अभी भी था, लेकिन अब वे दोनों सैनिक के नाम पर पूरी तरह से बराबर प्रेमी थे। आ गई अदिति। हाँ, बहुत इंतजार किया रोहन। अब वे दोनों एक दूसरे की परवाह नहीं करते थे या अपने रिश्ते को नहीं छिपाते थे। वे परेड ग्राउंड के बीच में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और चुपचाप रात के आसमान के तारों को देख रहे थे। अनगिनत कठिनाइयों और पूर्वाग्रहों को पार करने वाले उन डूसाप इलाके से कंधा मिलाकर को पार करने वाले दोनों के लिए उस पल की शांति किसी भी शानदार शब्द से ज्यादा सुकून और खुशी दे रही थी। कुछ देर तारों को देखने के बाद रोहन ने पहले बोलना शुरू किया। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा गहरी और दृढ़ थी। अदिति, मुझे 1 साल पहले का आज का दिन याद है, जब मैंने तुमसे कहा था कि हमें अलग हो जाना चाहिए। अदिति ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया। तब मुझे लगा था कि तुम्हें बचाने का एकमात्र तरीका तुम्हें छोड़ देना है। मुझे लगा कि मैं बहुत कमजोर और तुच्छ हूं और मैं तुम्हारे उज्जवल रास्ते में एक बोझ बन जाऊंगा। उसने कुछ देर रुककर अदिति को देखा। उसकी आंखों में रात के आसमान के सारे तारे समाये हुए थे। लेकिन मैं गलत था। जब मैंने तुम्हें मेरे लिए खुशी खुशी दुनिया से लड़ते देखा
तो मुझे एहसास हुआ, सच्चा प्यार एक दूसरे के लिए भागना नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए साथ मिलकर लड़ना है। उसने अदिति का हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। पिछले 1 साल में तुमने मेरी रक्षा की। तुम्हारा वह महान साहस मेरी सबसे मजबूत ढाल बन गया। अब मेरी बारी है। वह एक कदम आगे बढ़ा और अदिति के सामने गर्व से खड़ा हो गया। मैं भविष्य में एक और भी बेहतर सैनिक बनूंगा, और भी मजबूत, और भी बुद्धिमान, ताकि एक दिन मैं तुम्हारे बगल में खड़े होकर तुम्हारी रक्षा कर सकूं। एक ऐसा आदमी बन सकूं जिस पर तुम्हें शर्म न हो। मैं वादा करता हूं। उसकी सच्ची स्वीकारोक्ति पर अदिति की आंखों में गर्म आंसू आ गए। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए उसके गालों को सहलाया। रोहन, तुम पहले से ही मेरे जाने हुए किसी भी सैनिक से ज्यादा बहादुर और मजबूत हो। तुमने सबसे बड़े दर्द में भी कायरों की तरह भागे नहीं और अंत तक मेरी रक्षा की। मेरे लिए तुमसे बेहतर कोई सैनिक नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक ऐसा गहरा प्यार और विश्वास था जिसे दुनिया की किसी भी चीज से बदला नहीं जा सकता था। उनके प्यार ने रैंक और पूर्वाग्रह की विशाल दीवार को पार करके आखिरकार जीत हासिल की थी। वे रात के गहराने की परवाह किए बिना परेड ग्राउंड पर साथ साथ चलते रहे और भविष्य के बारे में बात करते रहे। उनका आने वाला रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब वे दोनों डरे हुए नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि वे एक दूसरे के लिए सबसे मजबूत ढाल और सबसे चमकदार सितारा बनेंगे। आज हमने जो कहानी साझा की वह शायद सिर्फ रैंक से परे एक प्रेम कहानी नहीं है। यह इस बारे में है कि सच्चा साहस क्या होता है। अपने प्रिय की रक्षा के लिए दुनिया के पूर्वाग्रहों से लड़ने वाली एक महिला का साहस, और उस प्यार की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले एक पुरुष का साहस। शायद सच्ची ताकत ऊंचे रैंक या मजबूत मुट्ठी में नहीं, बल्कि अपने प्रिय का हाथ न छोड़ने और किसी भी परिस्थिति में साथ मिलकर लड़ने वाले दिल में होती है। आप कर्नल अदिति सिंह और नायक रोहन शर्मा के प्यार के बारे में क्या सोचते हैं? क्या उनके प्रिय की रक्षा के लिए उनके साहस ने आपके दिल को छुआ? यदि आपके दिल में भी कोई साहसी प्रेम कहानी है तो कृपया नीचे टिप्पणी में हमें बताएं। आपकी कीमती कहानी किसी और के लिए आशा और साहस का एक गर्मजोशी भरा उपहार बन सकती है।